हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। चैप्टर 10 है आपका। इसमें देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी कार्य वर्क। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और यदि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तब वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यदि वस्तु पर F बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन D हो तो कार्य हमारा होता है W = F.D। यदि किसी वस्तु पर बल क्षैतिज से थीटा कोण पर लगाया जा रहा हो तब W = कितना होगा FD cos थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो W = F.D होगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वस्तु के अतिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यदि थीटा = हमारा 0 हो तो cos 0 अगर हम 0 पुट कर दें तो cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा W = F.D, अर्थात इस स्थिति में कार्य अधिकतम होगा। यदि थीटा = हमारा क्या है 90 डिग्री पर लगाया जा रहा हो बल तो W = FD cos थीटा cos 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। ठीक है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर। cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है तो हमारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो W की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। स्थिति में कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य नहीं माना जाता, नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यदि कुली सिर पर बोझ उठाकर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड पर भी किया गया कार्य शून्य होता है। आगे देखिए वर्क के प्रकार। कार्य 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। यदि बल तथा विस्थापन के बीच न्यून कोण हो तो cos थीटा धनात्मक होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य भी धनात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक कार्य यदि बल तथा विस्थापन के बीच थीटा अधिक हो तो cos थीटा क्या है ऋणात्मक होगा। क्या बढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो तो cos थीटा क्या है हमारा ऋणात्मक हो जाएगा अधिक कोण के कारण। इस स्थिति में किया गया कार्य भी ऋणात्मक होगा। कार्य का मात्रक जूल अथवा न्यूटन मीटर होता है। आगे देखिए यहाँ हमारा शक्ति। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी कर्ता द्वारा t समय में किया गया कार्य W हो तो शक्ति P = हमारा होगा W/T। इसका मात्रक जूल पर सेकंड अथवा वाट होता है। ये देखिए गतिज ऊर्जा। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो इसकी क्षमता है कार्य करने की उसे कहेंगे गतिज ऊर्जा। आंधी में जैसे टिन का उड़ जाना, गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता आदि, ये सब हमारी गतिज ऊर्जा है। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा उसे बाह्य अवस्था से गति की अवस्था में लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु b वेग से गतिमान है तब उसकी गतिज ऊर्जा k = हमारी होती है 12 mv²। इस प्रकार गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी चाल का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्या है द्रव्यमान की अपेक्षा क्या है उसकी चाल का अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम मान लें अगर इसको हम 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। बट अगर हम उसकी चाल को 2 गुना कर दें तब क्या होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नहीं 2 गुनी करेंगे तो इसके स्क्वायर के कारण ये क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका चाल का क्या है अधिक इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। यदि वस्तु का द्रव्यमान देखो ये लिखा हुआ है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी, परंतु यदि वेग 2 गुना करें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड सरल रेखा में एक समान वेग से चल रहा है तब इसका संवेग P = होता है हमारा mv। पिंड की गतिज ऊर्जा k = हम जानते हैं 12 mv² होती है। m से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर स्क्वायर हो जाएगा नीचे m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा mv का स्क्वायर हो जाएगा। mv क्या होता है हमारा p होता है तो इसकी जगह हम p पुट कर सकते हैं। तो k = हो जाएगा 12 p²/m। तो यहाँ से p² हो जाएगा हमारा 2m k। अगर हम यहाँ से p = 1 है तो p = ये अंडर रूट में पहुँच जाएगा इधर का 2m k हो जाएगा। यदि 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है अर्थात गतिशील पिंडों की गतिज ऊर्जा भी समान है तो भारी पिंड का संवेग क्या है अधिक होगा। ठीक है, अगर गति क्या है इनकी गतिज ऊर्जा समान है 2 पिंडों की बट उनमें से क्या है पिंड 2 द्रव्यमान क्या है अलग अलग हैं तो इनमें से जो भारी पिंड होगा उसका संवेग क्या है अधिक होगा। यदि 2 गतिशील पिंडों के संवेग समान है, अगर संवेग समान है
तो इनमें से हल्की द्रव्यमान वाली पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक होगी। आगे आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तन को डेल्टा के से हम डिनोट कर रहे हैं, तो W इक्वल टू डेल्टा की। इसका प्रूफ देखिए, माना m द्रव्यमान का एक कण b वेग से गतिमान है, तो न्यूटन के अनुसार इस पर लगने वाला बल F इक्वल टू m है होता है। फॉर्मूला आप जानते हो, दोनों तरफ हम b से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा m डॉट b इक्वल टू m a डॉट b, और b इक्वल टू हमारा होता है क्या, b इक्वल टू होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, तो dr ओवर dt लिख दिया हमने इसको। और यहाँ पर b है और a क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, तो यहाँ पर से हमने लिख लिया dv ओवर dt। दोनों साइड से हमने tt हटा दिया है, उसको ऐसे काट के नहीं दिखाना है, बस हट गया है ये। m डॉट dr इक्वल टू mb dr, और ये हमारा m डॉट dr जो है क्या होता है, हमारा w होता है, तो इसको हम d के फॉर्म में लिखा हुआ है परिवर्तन की, तो इसको dw करके लिखेंगे। यहाँ से अगर हम d इक्वल w इक्वल टू निकालें तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, माना प्रारंभ में t टाइम पर वस्तु का वेग u है तथा t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। वस्तु में किया गया कार्य w इक्वल टू हम इस टाइप से लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे हम 0 टू b। स्टार्टिंग में क्या है, हमारा वेग u था और बाद में v हो गया है, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम बाहर आ जाएगा, b का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये आ गया v स्क्वायर अपॉन 2। हमने इसकी लिमिट लगा दी, b से u है लिमिट, तो b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट इस टाइप से लगाते हैं, पहली वाली लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस दूसरी वाली लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारा, यहाँ से हम अंदर मल्टीप्लाई कर दी, mb स्क्वायर अपॉन 2 ये हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती हैं। तो b वाली को हमने, एक को हमने k1 लिख लिया, दूसरी को हमने k2 लिख लिया है, तो w इक्वल टू k2 माइनस k1, क्योंकि ये अंतिम वेग के लिए अंतिम वेग b था, इसलिए इसको k2 से लिख रहे हैं। प्रारंभिक को 1 से लिखेंगे तो k1 लिख दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ से w इक्वल टू हमारा आ गया डेल्टा की। इस प्रकार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है हमारी। आगे आपका संरक्षी और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें देखिए, संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स किसी कण पर कार्य करने वाला वह बल जिसके अंतर्गत कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बल की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो ऊर्जा है वो समान रहती है, फिर वापस आने में भी क्या है, ऊर्जा इनकी समान रहती है। इसमें क्या है, संरक्षी बल कहलाते हैं ये। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल, स्थिर वैद्युत बल तथा प्रत्यास्थ बल, ये सब संरक्षी बल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इसमें आपका असंरक्षी बल, किसी कण पर कार्य करने वाला वह बल जिसके अंतर्गत कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की स्थिति के साथ साथ वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर भी निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाता है। जैसे घर्षण बल, श्यान बल आदि। आगे आपका संघट्य टक्कर, जब दो कण एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके संवेग बदलते जाते हैं, ये घटना हमारी संघट्य कहलाती है, ठीक है। दो कण के आपस में टकरा रहे हैं और उनके संवेग बदल गए हैं। संघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यासंघट्य और अप्रत्यासंघट्य। वे संघट्य जिनमें टक्कर के दौरान निकाय का रेखीय संवेग एवं कुल गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, प्रत्यासंघट्य कहलाते हैं। जैसे अणुओं, परमाणुओं, नाभिकों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों आदि के संघट्य। अप्रत्यासंघट्य वे संघट्य जिनमें टक्कर के दौरान रेखीय संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, अप्रत्यासंघट्य कहलाते हैं। इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। जब रेत से भरी बोरी में गोली दागी जाती है तो गोली उसी में रह जाती है, यह संघट्य हमारा पूर्ण अप्रत्यासंघट्य है। आगे देखिए, पिंडों की टक्कर वीडियो में समझाएंगे।